हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजियम लर्निंग पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ये क्लास 10th में भी पूछा गया है और क्लास 12th में भी इसका छोटा सा पार्ट है और उससे आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका थोड़ा थोड़ा यूज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि हमने ये डेफिनेशन लिख रखी है बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो अगर क्लास टेंथ में अगर ओम्स लॉ आता है तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी कैसी है और ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करना है, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी में लिखना है और चाहे तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन होती क्या है? तो डेफिनेशन होती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं वो होती हैं जो हम किसी को देखकर या उन्हें फिजिकली टच करके महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है तो हम देख के पता चल रहा है ये व्हाइट है, और अगर हम इसे छू रहे हैं उसके बाद अगर महसूस कर रहे हैं कि ये गर्म है तो ये भौतिक अवस्थाएं हैं। और अगर ये हम बैंड हो जा रहा है पकड़ के तो ये भौतिक अवस्थाएं हैं जो हम देखकर और छू करके महसूस कर सकते हैं, वो इसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो भाई इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जैसे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ताप, दाब, क्षेत्रफल। ताप भी हम छू के महसूस कर सकते हैं, दाब हम उस पर ऊपर से प्रेशर लगा के महसूस कर सकते हैं, और क्षेत्रफल ये भी एक भौतिक अवस्था है क्योंकि पता चल जाएगा कि कितने लंबाई और कितनी चौड़ाई का है। अपवर्तित रहे मतलब कि ताप, दाब, क्षेत्रफल में कोई चेंज ना हो, तो उसमें चालक में बहने वाली धारा तथा उस चालक के बीच लगा विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ताप, दाब, क्षेत्रफल अपवर्तित रहे, मतलब कि उनमें कोई भी चेंज ना आए, तो चालक में बहने वाली धारा तथा उसके बीच लगा विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर उस चालक में बहने वाली धारा का मान बढ़ाया जाएगा तो उसके बीच लगे विभवांतर का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या फिर विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और धारा का मान कमाएंगे तो विभवांतर का मान कम जाएगा, और विभवांतर का मान कमाएंगे तो धारा का मान ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो हम इस डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। जैसा इस डेफिनेशन में लिखा है कि बहने वाली धारा और लगे विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो अब इस डेफिनेशन को मिटा देते हैं। आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप इस डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो उसके बाद हम आप इस ओम्स लॉ को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ओम्स लॉ का न्यूमेरिक फॉर्म क्या होती है। ये तो आपने डेफिनेशन समझ ली, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ओम्स लॉ को न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और इसका छोटा सा पार्ट क्लास 12th में भी है, जो भी उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है। ज्यादा 5 नंबर में तो नहीं आता है, बस 2 नंबर का ही सवाल हो सकता है इस एग्जाम में भी क्लास 10th या क्लास 12th में पूछा जा सके, तो उसे आप ध्यान से पढ़िए। तो डेफिनेशन में लिखा था बहने वाली धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो माना, यहाँ से मानते हैं, सबसे पहले में एक चालक तार ले लेते हैं। माना ये कोई चालक तार है और ये खोखला नहीं है, ये सॉलिड चालक तार है। इसका जो डायमीटर है वो d है और इसकी लंबाई है l। चालक तार की लंबाई को मान लेते हैं l, और इस चालक तार के बीच विभवांतर को मान लेते हैं v। माना चालक तार के बीच विभवांतर v है और इसमें इस तरफ से इस तरफ I धारा बह रही है। तो यहां लिखते हैं चालक तार। ये कोई चालक तार है। भाई चालक तार वह तार होता है जिसमें धारा बह सके और ताप भी बह सके, तो वो सारे चालक तार कहलाते हैं जिसमें धारा और ताप का फ्लो हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे। और धारा का प्रवाह कैसे होता है? धारा का प्रवाह और ताप का प्रवाह होता है चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और धारा और ताप का प्रवाह सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है, और उसमें कुछ फ्री एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके कारण भी धारा का प्रवाह होता है और ताप का प्रवाह होता है। या उसमें धारा का प्रभाव एक रीजन और भी होता है, उसमें अंतरा आणविक
पार्टिकल्स होते हैं और उनमें जब वाइब्रेशन होता है तब भी धारा का प्रभाव होता है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, हम पहले फोकस करते हैं ओम्स लॉ पे। तो जैसा कि लिखते हैं, माना विभवांतर बराबर V और धारा का मान लेते हैं I। ये V वोल्ट का विभवांतर है और I एम्पीयर की धारा फ्लो कर बह रही है। तब परिभाषा के अनुसार हम चलते हैं, विभवांतर B होता है वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है I के, बहने वाली धारा के। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम R मान लेते हैं और धारा हो गई I। जब हम B को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर V अपॉन I। ये छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया है, फॉर्मूला छोटा सा है पर ये, हाँ तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से लिख लिया है R बराबर V अपॉन I, जो कि एक R बराबर होता है प्रतिरोध और V होता है विभवांतर और I होती है धारा। तो R बराबर V अपॉन I ये ओम्स लॉ होता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट बटे एम्पियर, या इसे हम ओम भी लिख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसका सबसे पहले ओम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे प्रूव किया था R बराबर V अपॉन I, इसीलिए हम इस लॉ को ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे Ru प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या चीज होती है, जब कोई भी चीज किसी के फ्लो में बाधा बनती है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रवाह हो रहा है वो हो रहा है धारा का, तो हम इसे धारा के प्रभाव में जो विरोध करेगा उसे हम प्रतिरोध बोल रहे हैं। जैसे कि जब हम किसी सड़क पे जा रहे होते हैं तो उसमें बीच में ब्रेकर्स बने होते हैं, तो वो हमारी स्पीड से गाड़ी चल रही होती है तो उसको उस स्पीड में विरोध करते हैं, तो उसके हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक तार में प्रतिरोध होता है तो ठीक धारा बह रही होती है, तो धारा के प्रभाव में जो विरोध करता है तो उसे हम धारा का प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम R, यहाँ पे R से प्रदर्शित कर रहे हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन से आपको समझाते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक चालक धारा प्रवाह का विरोध करता है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन भी है। प्रतिरोध चालक धारा का विरोध करता है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रत्येक चालक धारा का विरोध करता है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रभाव में जो विरोध डालता है उसे हम चालक का प्रतिरोध बोल रहे हैं। इस डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक नहीं बोल सकते, छोटे से नोट करने वाली बात यह है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि R बराबर V अपॉन I ओम या वोल्ट बटे एम्पियर। ये फॉर्मूला निकल के आया था ओम्स लॉ का। अगर हम R और V, और इसमें एक नोट वाली बात यह है कि R बराबर V अपॉन I ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य माना गया है। ये सिर्फ धात्विक चालकों के लिए सत्य है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में अप्लाई नहीं होगा, लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में अप्लाई नहीं होगा। केवल उन्हीं
चीजों में अप्लाई होगा जो कि धातु से बनी हुई है, धात्विक है, जिनमें धारा का या ताप का प्रभाव हो सकता है, उन्हें हम धात्विक चालक भी कहते हैं, उन्हें ही धात्विक चालक कहते हैं, जिनमें धारा और ताप का प्रभाव हो सकता है। तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, नोट में, या हम आपको ऐसे बता देते हैं कि इसमें लास्ट में लिखेंगे नोट में कि ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। अब हम आर वी अपॉन आई इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वी और आई के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ इस प्रकार बनेगा, हम आपको बना के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं वाई अक्ष है और ये है एक्स, इस पे हम वोल्ट वी को प्रदर्शित कर रहे हैं, विभवांतर कितना है, और इसमें आई को इस प्रकार। अगर इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी इस प्रकार। अगर हम इस पॉइंट में देखें, इससे मान लेते हैं I2 I1 और यहाँ पे मान लेते हैं विभवांतर है V1, तो यहां से प्रतिरोध का मान क्या आएगा, R बराबर V1 अपॉन I1। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट, इससे पॉइंट A मान लेते हैं, इससे पॉइंट B मान लेते हैं। यहाँ पे धारा का मान क्या आएगा, मान लेते हैं I2 है, और यहाँ पे विभवांतर का मान V2 है, तो यहाँ से R2 का मान क्या आएगा, R2 बराबर V2 अपॉन I2। मतलब कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। धारा और विभवांतर एक दूसरे के अनुपाती हैं, विभवांतर बढ़ाएंगे धारा ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और धारा कमाएंगे तो विभवांतर ऑटोमेटिक कमेगा। एक दूसरे के कमने और बढ़ने के साथ एक दूसरी चीजें कम और ज्यादा हो रही हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक आपको छोटा सा पॉइंट है जो हम बता देते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ तो R बराबर V अपॉन आई सीधा सा दिख रहा है आपको, पर ये दो तीन चीजों पे और भी निर्भर करता है। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो बना सके, और आपके लिए नए नए टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड हमारे चैनल पे लगातार अपलोड हो रहे हैं, जैसा कि आप हमारे चैनल पे देख भी रहे होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो हम आपको बताने जा रहे थे कि एक नोट में या नया फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, रो बराबर I अपॉन L। तो यहां से अगर हम R का मान निकालेंगे, R बराबर आएगा रो L अपॉन A। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, हम आप इस फॉर्मूले से कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रतिरोध R का मान होता है। इसे यहाँ पे लिखेंगे, बता देते हैं कि क्या क्या चीज है। यहाँ पे है L चालक तार की लंबाई, यहाँ L है चालक तार की लंबाई, और ये है चालक का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो वाला एरिया है चालक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चालक तार कितना मोटा है उस वो वाला एरिया, जैसे चालक तार कुछ इस प्रकार बना हुआ है ऐसे, तो चालक का ये वाला एरिया, चालक तार का वो होता है, सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया हो कि कौन से इस वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल। और ये यहाँ पे आर, ये रो है, ये है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध
यहाँ रो बराबर है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे कॉपर का तार है तो उसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग होगा, लोहे का तार है तो उसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग होगा। जैसे जैसे तार की क्वालिटी मतलब तार की धातु का मान, धातु बदलती जाएंगी, वैसे वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदलता जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध विशिष्ट चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, मतलब कि चालक तार किस धातु का बना हुआ उस बात पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक तार मोटा कितना है। चालक तार की लंबाई जितनी जितनी बढ़ेगी प्रतिरोध का मान उतना उतना बढ़ेगा, और चालक तार की जितनी जैसे ही मोटाई, जितना चालक तार मोटा होता जाएगा उतना ही चालक तार का प्रतिरोध कम होता जाएगा। मोटे चालक तार के लिए प्रतिरोध का मान कम होता है, पतले चालक तार के लिए प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक ओम्स लॉ, जो हमने आपको पहले डेफिनेशन बताई, उसके बाद उसका न्यूमेरिक फॉर्म बताया कि न्यूमेरिक फॉर्म में ओम्स लॉ क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारी काफी पसंद आई होगी, और वीडियो आपकी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्लास 12th में भी इसका छोटा सा पोर्शन है। उसके बाद इसमें प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन लेके आएंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।